हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए होम साइंस CUET PG का टेस्ट सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। ये टेस्ट सीरीज़ जो भी मैं अब करवा रही हूँ ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने जो इससे पहले वीडियोस अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट से 2022, 2023, 2024 का टेस्ट सीरीज़ भी देख लीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लीजिए। अगर आप इन सारे वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का है कि आप होम साइंस के प्रश्नों को अच्छे से कर ले जाएंगे। पिछले साल भी मैं मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चों का BHU में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपका जो भी टारगेट हो, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल से अच्छे से होम साइंस के सारे टेस्ट सीरीज देखकर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए इस टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और हमें हार्ट भी ज़रूर से भेजिएगा। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, टेस्ट सीरीज़ उनको कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा और एक हार्ट हमें ज़रूर से भेजिएगा। तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। राइबोसोम जो होता है कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। राइबोसोम जो है एक रफ अंतःस्रावी जालिका पर लगी होती है और यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, जो राइबोसोम है ये क्या करता है, यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ और उसके पास खुद का DNA होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान दीजिए, इनमें से कौन दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इनमें जिनके पास खुद का DNA होता है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाएगा और साथ ही साथ राइबोसोम भी हो जाएगा। तो A और B दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक मिनट देखिए, यहाँ पे A B नहीं, A और, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट होगा, राइबोसोम नहीं होगा और ना ही साइटोप्लाज्म होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट, इसमें दोहरी झिल्ली से ये घिरा हुआ होता है और इनके पास खुद का DNA होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। A तथा D दोनों ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आज से थोड़ा कम अभियान के फलस्वरूप नागरिक निम्नलिखित में से किसका अल्प उपयोग करने अथवा उसके उपयोग में कमी लाने के लिए प्रेरित होते हैं? खाद्य उत्सर्ग रोकथाम, नमक, शर्करा और वसा की खपत, सब्जियां और फल की खपत या फिर धान्य और दलहन की खपत। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नमक, शर्करा और वसा की खपत लाने, इसकी कमी लाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, नमक, शर्करा और वसा की खपत को। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मोनोमर एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ते हैं उसका प्रतिफल कहलाता है, क्या कहलाता है? जब मोनोमर एक छोर से दूसरे छोर पे जुड़ते हैं, पॉलीमराइजेशन, टेक ऑफ मोशन, लेट ऑफ मोशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब मोनोमर एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ते हैं तो इसका प्रतिफल ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और हमें अपना कमेंट भी भेजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली जननी को सशर्त नगद अंतरण का प्रावधान है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान 5,000 और प्रसव के बाद 1,000 की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। नगद राशि को 3 किस्तों में दी जाती है। केवल पहली संतान के जन्म पर ही सशर्त नगद अंतरण है, या फिर इनमें गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने वाले राशन में पूरक पोषाहार का प्रावधान है। अब देखिए यहाँ पे नीचे विकल्प दिया हुआ है और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जननी सुरक्षा योजना है, सॉरी, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, इसके अंतर्गत क्या है कि आप इसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली जननी को सशर्त नगद अंतरण का प्रावधान है, तो ये सही है। नगद रुपए पैसे दिए जाते हैं। साथ ही साथ जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भावस्था यानी जब महिला गर्भ धारण करती है उस समय 5,000 और प्रसव के बाद 1,000 की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है, तो ये भी सही है। साथ ही साथ नकद राशि को 3 किस्तों में दिया जाता है, ये भी सही बात है। और केवल पहली संतान के जन्म पर ही सशर्त नगद अंतरण है, ये भी सही है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ई है ये सही नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सही हैं, तो ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आपके कौन से ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में ए बी सी डी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए योजनाओं से अगर प्रश्न पूछ रहा है तो थोड़ा डीपली पूछ रहा है। तो अगर महिलाओं के लिए, बाल विकास के लिए, बच्चों के लिए अगर जो भी योजनाएं वर्तमान समय में अगर जो लागू की गई हैं तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है उनके लिए कितनी राशि का प्रावधान है, कितने से कितने समय तक पैसे मिलेंगे, ये सभी प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जो भी पढ़िएगा थोड़ा डीपली पढ़िएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक या एकाधिक चरों के नियंत्रण द्वारा आयोजित तथा नियंत्रण एवं प्रायोगिक समूह की तुलना वाला अनुसंधान कहलाता है। इस ऐसे अनुसंधान को हम क्या कहेंगे? मूल्यांकन अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान या व्यावसायिक अनुसंधान। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे अनुसंधान को हम, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रायोगिक अनुसंधान कहेंगे। एक या एकाधिक चरों के नियंत्रण द्वारा आयोजित तथा नियंत्रण एक प्रायोगिक समूह की तुलना वाला अनुसंधान क्या कहलाता है? तो प्रायोगिक अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ICAR का लैब टू लैंड प्रोग्राम LLP किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1965 में, 1970 में, 1989 या 1985? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रारंभ हुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1979 में ICAR का लैब टू लैंड प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष 1954 में प्रवर्तित हुआ था? कौन सा अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, वजन माप मानक अधिनियम, जल निवारण एवं प्रदूषक नियंत्रण अधिनियम या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1954 में प्रवर्तित हुआ था कौन सा अधिनियम? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शिशु विकास के कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए। शिशु विकास के कार्यक्रम है, इनको हमें व्यवस्थित करना है। मूत्राशय नियंत्रण प्राप्त करना, खड़े होने का प्रयत्न करना, बिना सहायता के बैठना, पहला कदम उठाना, प्रथम सामाजिक मुस्कुराहट, ये सभी बच्चे के द्वारा किया गया है, इनको हमें व्यवस्थित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, तो प्रथम सामाजिक मुस्कुराहट ई फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए ई फर्स्ट किस में दिया है, तो ए में नहीं है तो फर्स्ट नहीं होगा, डी तीसरे में भी नहीं है तो तीसरा भी नहीं होगा। अब 2 और 4 में से एक ऑप्शन सही है, तो प्रथम सामाजिक मुस्कुराहट पहले होता है। फिर क्या होगा, फिर बिना सहायता के बैठना, ये 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चा क्या करेगा, फिर ये खड़े होने का प्रयत्न करेगा, तो ऑप्शन 3 ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पे देखिए ECD यहाँ पे तो ECB यहाँ पे दिया गया है, तो ये दूसरा नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले बच्चा क्या करेगा, प्रथम सामाजिक मुस्कुराहट होगी, फिर बिना सहायता के बैठेगा, फिर खड़े होने का प्रयत्न करना है, फिर क्या होगा, डी हो जाएगा, पहला कदम चलेगा, और फिर लास्ट में मूत्राशय नियंत्रण प्राप्त करना यानी 5th, ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि फैशन और परिधान वेशभूषा के सामान्य चलन दिशा और प्रवाह का अनुसरण किया जाता है। फैशन के चलन रुझान में, फैशन पूर्वानुमान में, फैशन डिज़ाइन में, या फिर फैशन शैली में। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फैशन के चलन और रुझान में। फैशन और परिधान वेशभूषा के समान चलन दिशा और प्रभाव का अनुसरण किया जाता है, किसमें किया जाता है, फैशन के चलन और रुझान में, और इसी को फैशन ट्रेंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि इसमें ये ट्रेंड में है, ये चल रहा है, ये पहनना है, तो रुझान को ही क्या कहेंगे, फैशन ट्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि चम्मच के आकार के नाखून का कारण है प्रोटीन की कमी, विटामिन बी की कमी, लौ आयरन की कमी, या विटामिन ई की कमी। किसकी कमी के कारण जो नाखून है वो चम्मच के आकार का दिखने लगता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लौ आयरन की कमी के कारण जो नाखून है उनका आकार चम्मच के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अजरक प्रिंट में प्रयोग किया जाता है कलमकारी तकनीक, ब्लॉक प्रिंटिंग का, स्क्रीनिंग प्रिंटिंग का, या फिर रोलर प्रिंटिंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अजरक प्रिंट होता है इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखती हैं। प्रश्न है कि वैज्ञानिक अनुसंधान शोध का महत्व है। इसमें परंपरागत मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसमें दृढ़ता सुनिश्चित होती है, इनमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान शोध का महत्व इसी पे है कि जब कोई वैज्ञानिक अनुसंधान शोध करता है तो उससे उसमें परंपरागत मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, ये भी सही होगा। साथ ही साथ इसमें दृढ़ता सुनिश्चित होती है, ये भी सही हो जाएगा। और इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है कि व्यक्ति जो होता है एकदम सही ऑप्शन का सिलेक्शन करता है और सही निर्णय ले पाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रश्न कह रहा है कि संप्रेषण, संचार और प्रसार के निम्नलिखित के माध्यम में से सामूहिक उपागम हो सकता है। किससे सामूहिक उपागम होगा? प्रदर्शन से, क्षेत्रीय कार्य और दौरे, नेताओं के विभागीय प्रमुख का प्रशिक्षण, या फिर विमर्श बैठकें। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रहा है कि प्रदर्शन, तो संप्रेषण, संचार और प्रसार के निम्नलिखित के समूह माध्यम से सामूहिक उपागम हो सकता है, तो प्रदर्शन से भी होगा,
क्षेत्रीय कार्य और दौरों के माध्यम से भी जो संप्रेषण है, संचार है, और इसका प्रसार होगा। आप जाएंगे, अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे, उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे। प्रदर्शन दिखा के भी किया जाता है बातों को, अपने जो प्रैक्टिकल के माध्यम से, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। फिर नेताओं, विभागीय प्रमुख का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के माध्यम से भी संप्रेषण का संचार और प्रसार होता है। और साथ ही साथ विमर्श बैठकें, किसी भी समस्या, किसी भी टॉपिक पे अगर आप विचार विमर्श करते हैं तो उसके माध्यम से भी जो है संचार और का प्रसार होता है, सामूहिक उपागम हो सकता है। तो यहाँ पे ये चारों सही हो जाएगा। तो EFGH, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नीचे ऑप्शन ABCD दिया है, तो अगर हम इसे ABCD मान लें तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ABCD ये चारों हो जाएंगे, ठीक है। उपागम होगा संप्रेषण का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिए, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये हमारा 2008, 2010, 2013 या 2015, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये 2013 में प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है NFSA, यह भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य देश के लगभग 2/3 लोगों को सब्सिडी पे राशन उपलब्ध करवाना, ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं, जो गरीब हैं या फिर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको अन्न उत्पन्न वो आसानी से अन्न प्राप्त कर सके और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। और यह योजना, ध्यान दीजिएगा, जो लगभग हम कह सकते हैं कि 1/3 यानी कि 1.2 बिलियन लोगों को लगभग सब्सिडी पे खाद्य उपलब्ध कराता है। तो ये भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, ताकि वो मैक्सिमम लोगों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का जो अपना लक्ष्य है वो उसको इस योजना के माध्यम से वो पूरा कर पाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हमारे चैनल से, हमारे स्टडी केंद्र परिवार से इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें हमारे जो और भी वीडियो हैं और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। धन्यवाद एवरीवन।